नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान नवोदय में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम नियमित एक तरीके से चल रहे हैं, हमने लोकतंत्र से शुरुआत की थी और हम केंद्र सरकार का टॉपिक शुरू कर रहे थे। केंद्र सरकार के शुरू करने के पश्चात हम अगली कड़ी में आज कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। देखिए, कल हमने बात की थी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आज हम इसका डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो मैंने कल डिस्कस भी किया था आपको कि कार्यपालिका क्या कार्य करती है। देखिए, कार्यपालिका में सबसे पहले प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में आता है अपना उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में होगा अपना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद में हो गई आपकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बाद में होगा आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी। इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती है। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चीजें हैं, आप नोट डाउन करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम इन चीजों की। अब राष्ट्रपति के बारे में शुरुआत करेंगे सीधा हम। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति क्या इसके कार्य हैं, क्या इसके फंक्शन, जितने भी चीजें हैं हम इनको जानेंगे। देखिए किस प्रकार राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद याद करना है आपको, कल मैंने बताया भी था, वैसे याद होगा आप लोगों को। कौन सा? 52, अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 के तहत हमारे संविधान में व्यवस्था है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। अब ये राष्ट्रपति है तो आप, कल भी मैंने आपको कहा था, आप सोचते होंगे कि सर राष्ट्रपति तो है, और ये है क्या? ये भारत का संवैधानिक प्रधान है। ये क्या है? भारत का संवैधानिक प्रधान है। अब आप सोचेंगे संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार भारत का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। यानी हमारा प्रतिनिधित्व विदेशों में, या कह सकते हो कि जितने भी कार्य होंगे उनकी औपचारिकता कौन पूरी करेगा? राष्ट्रपति। अब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत व्यवस्था होगी भारत का संवैधानिक प्रधान। और कल मैंने आपको बताया था कि एक तो है संवैधानिक प्रधान, एक है जिसे कह सकते हैं शासन, ये मैं सह लिख रहा हूं, ध्यान रखना, शासन का प्रधान, या कह सकते हो इसको वास्तविक प्रधान। ये थोड़ा अलग है, देखना ध्यान से, ये दोनों अलग है। ये कौन होगा? ये होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, एक राष्ट्र में दो? बिल्कुल। कैसे? कि हमने जो राज्य व्यवस्था, या आप कह सकते हो कि जो हमने प्रणाली ग्रहण की है, वो कौन सी प्रणाली है? हमने ब्रिटिश प्रणाली ग्रहण की है। कौन सी प्रणाली ग्रहण की है? ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली ग्रहण की हमने? ब्रिटिश प्रणाली। अब आप कहोगे सर ब्रिटिश प्रणाली कैसे? देखिए, जैसे जो संवैधानिक प्रधान है, हमारे यहां हम इसको बोलते हैं संवैधानिक प्रधान। इस भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ठीक ही वैसे है जैसे ब्रिटेन में सम्राट की हो। किसकी हो? सम्राट की। ब्रिटेन में किसकी हो? सम्राट की, या साम्राज्य की। आपने जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी
जैसे ब्रिटेन का जब भारत उपनिवेश में था ब्रिटेन के, तब आप पढ़ते होंगे कि रानी विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया के बारे में चर्चा सुनते हैं। तो वो क्या था, ये सम्राट या साम्राज्य, ये राजवंश था। तो वह आज भी वहां पर है कि जितने भी सारे के सारे कार्य जिसके नाम से किए जाते हैं वो ब्रिटेन सम्राट की वजह से किए जाते हैं, सम्राट के नाम से किए जाते हैं। और दूसरा इनके यहाँ भी होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सेम हमने यही व्यवस्था ग्रहण की है, जो अपनी व्यवस्थापिका है या आपकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। अब हमने जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली है, ब्रिटिश प्रणाली से। कहाँ से ली है, ब्रिटिश प्रणाली से। सेम वैसे की वैसी स्थिति है हमारे, जैसे ब्रिटेन में किसकी होती है, सम्राट की है तो राष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री की तो हमारे भी प्रधानमंत्री की है। अब हमारा जो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा शुरू हुई थी, अब इसके बारे में आगे चर्चा शुरू करते हैं। क्या होगा देखो, हमने बात कर ली ये संवैधानिक प्रधान होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति। अब आगे चर्चा करते हैं हम इसके दूसरी बारे की बातें। देखो कि अब इसकी योग्यता क्या होगी, ध्यान से समझना बच्चों। योग्यता में वही मैंने कहा था 3 या 4 योग्यता सेम चलती है आपकी। वह है भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता वही, वापस थोड़ी सी चेंज मिलेगा इसमें। आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो। क्या हो, 35 वर्ष हो। तीसरी बात वह लोकसभा, ध्यान से सुनना, लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये इसकी अगली योग्यता। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी इसकी एज, ये थर्ड थी। वापस चतुर्थ की बात करें तो वह पागल या दिवालिया ना हो। क्या नहीं हो, पागल या दिवालिया। पागल या दिवालिया के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले से ही कि पागल और दिवालिया किसे कहते हैं। पागल आमतौर पर आप जानते हैं, दिवालिया मैंने आपको बता भी दिया है कि जिसके पास आर्थिक रूप से कुछ नहीं है देने के लिए, डिफॉल्टर है बैंक का, इसे कहते हैं हम दिवालिया। ये 3-4 प्रकार की मुख्यतः योग्यताएं होती है। समझ पाए आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब ये इसकी योग्यताएं हुई, आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको अच्छे से। फिर आगे चर्चा करेंगे हम इनकी निर्वाचन की। निर्वाचन और जानते हैं आप इसका निर्वाचन किसे कहते हैं, यानी चुनाव किस प्रकार से होगा। अब आप कहोगे सर चुनाव, अब नाम सुनते होंगे, चुनाव का मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं। चुनाव का अर्थ होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आप एक चुनेंगे। वो क्या है, चुनाव करना होता है। वो क्या होता है, चुनाव करना। कैसे, देखिए कि मान लो कि आपके पास आपके पापा जी ने आपको ऑफर किया कि ये इतनी सारी चीजें हैं, आपको इनमें से एक चुनना है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका चुनाव कर रहे हैं। उसी प्रकार ये निर्वाचन भी क्या कहलाता है, चुनाव कहलाता है। किस प्रकार, देखिए अब हम देख रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होगा। तो देखिए निर्वाचन, हमने बात की थी निर्वाचन इसका होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किस प्रकार होता है। यानी जनता अपनी प्रभुत्व शक्ति का, किस शक्ति का, प्रभुत्व शक्ति का। अब वर्ड आया प्रभुत्व शक्ति, कहीं को यही समझ में नहीं आ रहा होगा, बता देता हूं। प्रभुत्व शक्ति का क्या अर्थ होता है कि जनता की शक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रभुत्व शक्ति। जनता स्वयं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती, यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से
सत्ता का भोग करती है, उपभोग या सत्ता का कह सकते हो कि मतलब सत्ता के बारे में जितने भी प्रकार के कार्य हैं अगर करती है तो वो क्या कहलाएगी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो इसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसका निर्वाचक मंडल, अब हम चर्चा करते हैं निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल ये क्या है सर? यानी इसको चुनेंगे कौन, ये देखना है हमें। क्या आप वोट कर सकेंगे? क्या आपके जो परिवार में सदस्य हैं वो वोट कर सकेंगे इसको सीधा? नहीं। देखिए कौन करेंगे इसको निर्वाचन करने के लिए। देखो कौन कौन से। पहला तो अपनी संसद के जो दोनों सदन हैं, संसद के सदन, संसद के सदन। इसका अर्थ संसद के सदन कौन कौन से हो गए आपके? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर लोकसभा और राज्यसभा। और साथ में क्या होगा? देखो साथ में प्लस कर रहा हूं मैं यहां पे, साथ में कौन होगा? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडल सदस्य। अब ध्यान से सुनना, निर्वाचन में कौन कौन होंगे? संसद के सदन दोनों, लोकसभा राज्यसभा के इनके निर्वाचित सदस्य, और जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के विधानमंडल। अब आप सुन रहे कि विधानमंडल, ये सर ये कौन सी बीमारी है? आपका अगला लेसन, ये टॉपिक खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल का अर्थ वैसे होता है जैसे अपनी संसद होती है, ये राज्यों में होता है। विधानमंडल में भी दो इसके पार्ट होते हैं, एक का नाम आता है विधानसभा, एक का नाम आता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी। ठीक है, आगे चर्चा कर ली हमने इसके बारे में कि निर्वाचक मंडल किस प्रकार से होगा। निर्वाचक मंडल देख लिया हमने इसका। अब मत पद्धति कौन सी होगी? मत पद्धति वही वापस मत पद्धति रहेगी आनुपातिक एकल संक्रमणीय, आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? इसके अंदर एक पूरी लंबी प्रोसेस होती है, कैलकुलेशन होती है पूरी कैलकुलेशन में क्या होगा कि इसके अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों का एक निश्चित वोट निकाला जाएगा। जैसे राजस्थान में 200 है तो 200 में इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि उनका एक अलग वोट निकलेगा, प्रत्येक सदस्य का अलग वोट होगा। इस प्रकार से इनको कैलकुलेशन किया जाता है अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अब ये सारी पद्धतियां वगैरह हो गई, इसका निर्वाचन कंप्लीट होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होगा, निर्वाचक मंडल हमने देख लिए, पद्धति कौन सी होगी। ठीक है, ये सारी चीजों को देखने के बाद अगला टॉपिक हम करेंगे। देखिए अब अगला टॉपिक हम करेंगे कि राष्ट्रपति को हमने चुन लिया। अब एक दिक्कत आती है कि मान लो कि अगर मान लो राष्ट्रपति कभी अपने संविधान का उल्लंघन करे या मर्यादाओं का उल्लंघन करे, तो क्या ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हम पदच्युत कर सकते हैं या हटा सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपति को पदच्युत करने की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति को पदच्युत करने की व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। क्या कहते हैं इसको? महाभियोग। नाम से स्पष्ट है, अभियोग यानी किसी पे मुकदमा लगाते हैं, महाभियोग यानी बड़ा अभियोग लगेगा इस पे। ठीक है, अब महाभियोग भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 61। कौन सा? आर्टिकल
आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार से संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता हो, किसका? संवैधानिक मर्यादाओं का, या निजी हित के लिए कार्य कर रहा हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? पदच्युत कर सकते हैं। ये महाभियोग की प्रक्रिया हम किस किस के ला सकते हैं? देखो, इसके लिए ला सकते हैं, एक हम ला सकते हैं सीजीआई के लिए। किसके लिए ला सकते हैं? सीजीआई के लिए। सीजीआई का अर्थ क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके लिए भी लाया जा सकता है। और दूसरे जैसे बड़े बड़े पद हैं उनके लिए भी ये लाया जा सकता है। दूसरे पद भी आ जा सकते हैं जिसके तहत महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब पदच्युत करने की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया आपको मान लो आज तक आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस प्रक्रिया को डिटेल में और एक अच्छी तरीके से इनको समझाऊंगा कि आपको अच्छी समझ में आएगा। देखिएगा किस प्रकार महाभियोग, कई बार क्वेश्चन आता है महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है। देखो अब महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। देखो मान लो कि संसद के अपने 2 सदन हैं, मान लेते हैं, दोबारा बना रहा हूं इसको, देखिएगा कि मान लो ये एक सदन ये हो गया और ये मान लो ये आपका राज्यसभा है। क्या है ये? राज्यसभा। और ये मान लो कि यहां पे लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। अब मैंने ये क्यों बनाया, बिल्कुल बताता हूं। देखिए महाभियोग लगाने के लिए क्या होगा कि अगर पहले तो महाभियोग लगाया कब जाएगा? अगर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता हो। क्या होता हो? संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन। या संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया, ये संवैधानिक मर्यादाओं को दरकिनार करना, ये भी कह सकते हो। ये चीजें अब देखो कैसे महाभियोग की पूरी प्रोसेस होती है किस प्रकार से। अब महाभियोग आप कहोगे सर ये आपने किस लिए बनाया? महाभियोग लाया जाएगा कहां पे? भारत का राष्ट्रपति है, सीधी सीधी बात है। तो पार्ट भी किसका था? हमने शुरुआत में बात की थी, राष्ट्रपति पार्ट किसका होता है? हमारे संसद का भी पार्ट होता है। तो महाभियोग आएगा भी कहां पे? राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों सदनों में से किसी एक में आप ला सकते हैं, किसी में भी, चाहे पहले इसमें लाओ चाहे पहले इसमें लाओ। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप पहले राज्यसभा में लाइए पहले लोकसभा में लाइए, कोई आवश्यकता नहीं है, किसी में भी ला सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा है। देखिए किस प्रकार। लेकिन एक विशेष सूचना या कह सकते हो कि विशेष जानकारी बता दूं, अगर आप महाभियोग ला रहे हो तो 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले आपको क्या करना होगा? राष्ट्रपति महोदय को सूचना प्रदान करनी होगी। किसको? राष्ट्रपति को। क्या प्रदान करनी होगी? सूचना कि भाई हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। ये सूचना किसको देनी होगी? राष्ट्रपति को। अब ये सूचना आपने प्रदान कर दी। चलो कोई भी व्यक्ति होता है कि मान लो हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो पहले सीधी सीधी बात उसको नोटिस जारी किया जाता है, तो हम उसको सूचना देते हैं कि भाई आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ठीक है, चलो जी ये बात होगी। दूसरी चीज, अब महाभियोग के बाद अगर बात करें तो ये कैसे लाया जाता है? देखो मान लो हम पहले इसमें ला देते हैं, इस सदन में ला रहे हैं, तो इनकी जो संख्या है उसका 1/4%, 1/4, या कह सकते हो इसका अर्थ क्या होता है? 25%। कितना होता है? 25%। यानी इतने सदस्य महाभियोग लाएंगे। अभी देखना पूरी बात सुनना मेरी। लाएंगे, लाने के बाद ये सदस्य क्या करेंगे? सूचना 14 दिन पूरे किसको देंगे? राष्ट्रपति को, कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। लाने के लिए कितने सदस्य दिए? ध्यान करना, 1/4, 25% सदस्य। 25% का अर्थ समझ सकते हो, यानी 100 की संख्या है तो आपको 25 सदस्यों को ये लाना पड़ेगा। हर एक को नहीं, प्रस्ताव क्या होना चाहिए, सभी के सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ हम इसके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। अब ये सारी चीजें होंगी। अब महाभियोग मान लो आ गया, 14 दिन बाद में इस पे चर्चा होगी। कितने दिन बाद में? 14 दिन बाद में चर्चा होगी। समझ रहे मेरी बात को? 14 दिन बाद में चर्चा होगी। 14 दिन बाद में क्या होगा? देखो 14 दिन बाद में क्या होगा कि इस महाभियोग के लाने के बाद इस पर क्या होगी? चर्चा होगी। सारे जितने ये राज्यसभा के सदस्य फिर बैठेंगे,
बैठने के बाद चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद अगर ये 2/3 बहुमत से, कितने से 2/3 बहुमत से, कितने से 2/3 बहुमत से अगर इस सदन से पारित हो जाता है, महाभियोग इस सदन से पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, सुनना दोबारा, लाने के लिए 1/4, पारित कराने के लिए 2/3। अगर ये सदस्य मंजूरी दे देते हैं कि हाँ ये महाभियोग लाया गया सही है, तब तो ये इससे पारित होके फिर ये मान लो महाभियोग इस सदन से पारित होके कहां जाएगा, दूसरे सदन लोकसभा में, कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा। अगर यहां पे स्वीकृति नहीं ले पाए 2/3 सदस्यों की, तो ये महाभियोग वहीं पर दम तोड़ देगा या समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर भी वापस ही प्रोसेस क्या होगी, यहां पर वापस इसको रखा जाएगा और यहां से भी कितने सदस्यों की मंजूरी चाहिए, 2/3 सदस्यों की, कितनी सदस्यों की, 2/3 सदस्यों। अगर यहां से भी मंजूरी मिल जाती है 2/3 सदस्यों की, तो क्या होगा, जिस दिन ये पारित हुआ है प्रस्ताव, उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, पदच्युत, यानी उस दिन से ही राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की, किसकी, महाभियोग लाने की। आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल कौन सा था महाभियोग का, 61, कौन सा था, 61, है ना। अब आप कहोगे सर आप आर्टिकल इतने बता देते हो, अरे बच्चों आर्टिकल लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एग्जामिनर पे आपका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा आ रहा है। अब देखो आर्टिकल हम किस प्रकार याद करेंगे, देखो 61 कैसे याद करेंगे, देखो 61 था ना, सिंपल लॉजिक, नंबरों से खेलना सीखो, नंबरों से खेलोगे आर्टिकल अच्छे से याद होंगे। देखो कैसे, भारत का राष्ट्रपति कितना होता है, 1 होता है सर, कितना होता है, 1 ही होगा, 1 ही होगा। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है सर, कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। सिंपल, भारत का राष्ट्रपति 1 होता है, कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के। 1 तो यहां रख दिया आपने, अब फिर इसको दोनों को प्लस करके यहां रख दो, दिक्कत नहीं। 61 देखो याद करने का अपना तरीका है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से अपने दिमाग को कार्य करवाना आता है। दिमाग को कार्य करवाइए, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमने महाभियोग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। देखिएगा राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, वैसे देखो राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा शक्तियां होती है, लेकिन आमतौर पर वह काम किससे लेता है, अपने अधीनस्थों के माध्यम से। किसके माध्यम से, अधीनस्थों के माध्यम से। आप कहोगे सर अधीनस्थों के माध्यम से कैसे, यानी जो इस है, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करता है। और वास्तविक रूप में देखें तो सिर्फ ये औपचारिकता पूरी करता है, सारे कार्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल ही कम करती है। देखो राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करने के लिए हम अध्ययन की दृष्टि से, या आप कह सकते हो कि आपको इजी वे में याद हो जाए, इसके लिए हम 2 भागों में बांट देते हैं इसको। कितने भागों में, 2 भागों में। देखो पहली सामान्य कालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां। अब और दूसरी कौन सी होगी, संकटकालीन, संकटकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां। 2 प्रकार की शक्तियां होगी, सामान्यकालीन, संकटकालीन। अब आप कहोगे सर सामान्यकालीन संकटकालीन ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्या है, सिंपल भाषा। देखो इसका अर्थ समझिए। सामान्यकालीन, इसके अंदर 2 वर्ड हैं, काल, काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल का क्या अर्थ होता है, समय। काल का अर्थ क्या है, समय, यानी सामान्य, यानी जब नॉर्मल एकदम हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब सामान्यकालीन। संकटकालीन यानी कोई संकट आ चुका है, हमसे क्या आ चुका है, संकट आ चुका है, तब की शक्तियां राष्ट्रपति अलग रहती हैं, सामान्यकालीन की शक्तियां अलग रहती हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहले सामान्यकालीन शक्तियों से। किससे शुरुआत करते हैं, चलो सामान्यकालीन शक्तियों से शुरुआत कर लेते हैं।
सामान्यकालीन शक्तियों से। सामान्यकालीन शक्तियों से। सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में बात करें तो अगर हम सबसे पहले इसकी शक्तियों को बांटेंगे, पहली शक्ति इसकी रहेगी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। कौन सी रहेगी? कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां, इसके भी पार्ट हैं, इसके भी पार्ट है। इसका पहला पार्ट आता है, कौन सा पार्ट देखिए, कि जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं या महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां। महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां कैसे? जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति के अलावा, प्रधानमंत्री के अलावा और भी कई जो पद होते हैं उनकी नियुक्तियां करता है। जैसे किस किस की नियुक्ति करता है कि मान लो प्रधानमंत्री है, नियुक्ति प्रधानमंत्री की ये कर देगा। आपका मान लो राज्यपाल है, आपका एक आता है महालेखा परीक्षक, और आपका मान लो महालेखा परीक्षक आ गया, या मान लो और भी कई सारे पद आते हैं जिसके अंदर ये राष्ट्रपति नियुक्तियां रहता है। जैसे भारत के जितने भी प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नियुक्तियां भी यही करता है, और जितने भी बाकी सेशनल न्यायालय हैं उनमें भी ये नियुक्तियां करवाता है। और भी कई प्रकार के पद हैं, यानी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां कार्य करना किसका कार्य है? राष्ट्रपति का है। औपचारिकता पूरी करता है, लेकिन सिफारिश कौन करता है? इनसे मंत्रिमंडल करती है। ठीक है, तो ये आपका पहला कार्य हो गया। इसके अंदर दूसरा कार्य है शासन संबंधी। कौन सा कार्य? शासन संबंधी। शासन संबंधी। शासन संबंधी। शासन संबंधी कार्य क्या होगा कि राष्ट्रपति अपने जो अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ लोगों के माध्यम से, मंत्रिमंडल है वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उनके माध्यम से शासन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। ठीक है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज देखेगा वैदेशिक शक्ति। कौन सी? वैदेशिक शक्ति। वैदेशिक शक्ति। वैदेशिक शक्ति की बात करें यानी इसका अर्थ हो गया जो विदेशी मामले हैं उनके बारे में क्या शक्ति होगी राष्ट्रपति। पहले इसके अंदर शक्ति देखो कैसे कि जितने भी विदेशी या मान लो विदेशी जितने भी हमारी समझौते होंगे, विदेशी समझौते हमारे जितने प्रकार के विदेशी समझौते होंगे वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। दूसरा, जितने भी अपने राजनयिक है उनकी नियुक्तियां, राजनयिक की नियुक्तियां। राजनयिक कैसे? राजनयिक की नियुक्तियां कैसे कि मान लो अगर बात करें, आपने सोचा होगा कि हमारे देश के संबंध अमेरिका से भी हैं, हमारे देश के संबंध रूस से भी हैं, इराक से भी हैं, इजराइल से भी हैं। सारे देशों से हम अपने संबंध बनाते हैं, चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे हमारे किसी प्रकार की सीमा सुरक्षा संबंधी संबंध, जितने भी प्रकार की, इन सभी के लिए राजनयिक क्या होता है कि पुराने जमाने में हम पढ़ते थे जब राजा महाराजा कहानी सुनते थे, राजदूत होता है। क्या होता था? राजदूत। उसी प्रकार आज भी है, इनका नाम राजनयिक कह सकते हैं इनको, राजदूत। यानी हमारे देश का दूत दूसरे देश में, जिसको कहते हैं अम्बेसी, या हिंदी में कहें तो दूतावास, उसके अंदर हमारे दूत रहते हैं। जो भी डील होती है हमारे और विदेशों के बीच में यही कंप्लीट करवाते हैं। और दूसरी मजे की बात बताता हूं आपको, दूसरे देशों की एम्बेसियां भी हमारे यहाँ पर स्थापित हैं। जैसे कैसे? अमेरिका की एम्बेसी है वो भी इंडिया में है, इराक की एम्बेसी है वो भी इंडिया में है। तो अब उनको यहाँ पर रहने की परमिशन कौन देगा? वो कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। कौन देगा? राष्ट्रपति।
कैसे देगा देखो, कि मान लो कि ये राजनीतिक, मान लो ये कहां से आया, मान लो हम मान लेते हैं इसको, ये अमेरिका से आया। कहां से आया है? अमेरिका से आया। तो जाहिर सी बात है जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वो इसको एक पत्र जारी करेगा। क्या करेगा? पत्र जारी करेगा कि आपको इंडिया में हमारे दूत के रूप में कार्य करना है। तो ये यहां पर आएगा, लेकिन इसको स्वीकृति कौन देगा? ये प्रमाण पत्र लाएगा। साथ में क्या लाएगा? ये प्रमाण पत्र। उस प्रमाण पत्र की स्वीकृति कौन देगा? स्वीकृति कौन देगा? ये हमारा राष्ट्रपति देगा। कौन देगा? राष्ट्रपति। कि हाँ, आप यहाँ पे रहकर कार्य कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे कार्य होते हैं इनके माध्यम से कंप्लीट होते हैं। तो ये समझ में आई शक्ति आपको? वैदेशिक शक्ति यानी विदेशी समझौते होंगे किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। जो राजनियों की नियुक्तियां है वो कौन करेगा? यही करेगा। विदेशों में हमारे राजदूत कौन होंगे? इनकी कौन करेगा? यही करेगा। ठीक है, अगली चर्चा करेंगे हम। देखिएगा, इसी के अंदर है सामान्यकालीन शक्तियां। अभी ध्यान करना, सामान्यकालीन शक्तियां चल रही है और सामान्यकालीन शक्तियों का पहला पॉइंट चल रहा है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। अगली शक्ति इसकी आती है सैनिक शक्ति। कौन शक्ति? सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति। अब देखिए सैनिक शक्ति, तो ये कौन शक्ति हो गई? सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति बिल्कुल समझिएगा। सैनिक शक्ति कैसे? जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपनी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं, उनका प्रमुख होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो अपनी सेना मान लीजिएगा, अपनी थल सेना है, अपनी जल सेना है और अपनी वायु सेना है। तो तीन प्रकार की सेनाएं होती हैं, जल, थल, वायु। जैसे आप थल सेना को आप मिलिट्री बोलते हैं या आप इसको आप आर्मी बोलते हैं। जल सेना आपकी नौसेना हो गई, तो वही नेवी कह सकते हो। वायु यानी एयरफोर्स कह सकते हो। अब इनके अलग अलग प्रमुख होते हैं। इनके क्या होते हैं? अलग अलग प्रमुख होते हैं। मान लो थल सेना का प्रमुख क्या कहलाता है? जनरल कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरल। क्या कह सकते हो? जनरल कहलाता है ना। और इसका जल सेना का कहलाता है एडमिरल। क्या कहलाता है? एडमिरल। और वायु सेना का प्रमुख क्या कहलाता है? एयर चीफ मार्शल। क्या कहलाता है? एयर चीफ मार्शल। अब इन तीनों का प्रमुख कौन होगा? ध्यान करो, इन तीनों का प्रमुख कौन होगा? अपना राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? अपना राष्ट्रपति होगा। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कैसे? कि इनको जितने भी प्रकार से कोई निर्देश देने हैं, दिशा निर्देश, वो कौन देगा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान करना, ये जितने भी सैनिक शक्ति राष्ट्रपति प्रयोग करता है वो किसकी स्वीकृति से करता है? संसद की स्वीकृति से। किसकी स्वीकृति से? संसद की स्वीकृति से। आमतौर पर कह सकते हैं मंत्रिमंडल की स्वीकृति से। तो इन तीनों सेनाओं का संचालन भी यही करता है। अब यहाँ पर हमारे देश में अभी नई नई व्यवस्था एक और प्रारंभ कर दी। इन तीनों के ऊपर भी एक पद बना दिया गया है जिसको हम कहते हैं, नया नाम दे दिया सीडीएस। क्या नाम दे दिया? सीडीएस। ठीक है, अब हमारी ये कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति कंप्लीट होती है। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति कंप्लीट होगी। दूसरी शक्ति हम पढ़ते हैं इसके अंदर। दूसरी शक्ति कौन सी होगी? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों में पहली शक्ति इसके अंदर पढ़ते हैं प्रशासन के बारे में। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, वापस से इसको मिटा देता हूं, अच्छे समझ में आएगा आपको। इसके बारे में बात करते हैं। पहला, प्रशासन की शक्ति। प्रशासन की शक्ति में क्या होगा? देखो, अब राष्ट्रपति क्या करता है कि मान लो कि अपनी लोकसभा गठन हो गया, अपनी राज्यसभा शुरू करनी है, तो इनका अधिवेशन यानी इनकी जो बैठकें हैं वो बुलाने का कार्य किसका है? मान लो लोकसभा का गठन हो चुका है तो सर्वप्रथम बैठक को कौन बुलाएगा? हमारा राष्ट्रपति। तो प्रशासन शक्ति में पहला क्या आ जाएगा? अधिवेशन। क्या होगा? अधिवेशन बुलाना। क्या हो जाएगा? अधिवेशन बुलाना। अधिवेशन में बुला सकता है
और लोकसभा जो संचालित हो रही है उसको समय से पूर्व भी ये भंग कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो दूसरा हो गया लोकसभा को भंग समझ रहे हो आपको, यानी समय से पहले, ठीक है। और तीसरा कार्य इसका हो जाएगा, मान लो कि संयुक्त बैठक करवाना। संयुक्त बैठक ये कह दीजिए सर कि मान लो कोई ऐसा है, कोई मुद्दा आ गया, मान लो कि ऐसी कोई चर्चा आ गई कि दोनों सदनों में आपसी मतैक्य नहीं है, विरोध है, तो संयुक्त बैठक करवाता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करवाता है? राष्ट्रपति। ध्यान करना, कराता कौन है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक। किस किस की कराएगा? देखो संयुक्त बैठक आपके लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवाता है कि अगर कोई मुद्दा ऐसा है कि आप दोनों अपनी अपनी बातों को रखेंगे वहां पर और सॉल्यूशन इनका हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, संयुक्त बैठक में कौन सा मुद्दा नहीं लाया जा सकता, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक के अंदर संविधान संशोधन करने का कार्य नहीं करेंगे, दूसरे मुद्दे आपके कार्य कर सकते हैं। संयुक्त बैठक बुलाता है। और ध्यान देना, बैठक को बुलाता तो कौन है? बुलाता तो राष्ट्रपति है। ध्यान करना, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति को। यानी आहूत करने का कार्य या बुलाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। लोकसभा अध्यक्ष कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। आई बात समझ में? अब आगे देखो, दूसरी मैं बताता हूं आपको। विधायी शक्तियों में अगली शक्ति पढ़ते हैं, मनोनीत। तो हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है? 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को कहां पे? राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा में। मैं लिख देता हूं आपको फिर से, राज्यसभा में। और 2 सदस्यों को कहां पे? 2 सदस्यों को, 2 सदस्यों को ये नियुक्त करेगा लोकसभा में। वैसे कल चर्चा कर चुके हैं, 12 सदस्य कौन से होंगे? जिनको अपने क्षेत्र में विशेष अनुभव, चाहे वो किसी प्रकार का क्षेत्र हो, कला का हो, शिक्षा का हो, विज्ञान का हो, चाहे किसी प्रकार की और भी फील्ड है, जैसे सिनेमा जगत हो गया। अब 2 सदस्य आंग्ल भारतीय। कौन सा? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का अर्थ क्या होगा ये समझे आप? इसे एंग्लो इंडियन कहते हैं, यानी जिनमें से दंपति में से एक कोई फॉरेनर हो या विदेशी हो, वो भारतीय यानी इंडिया में कार्य करते हैं। मान लो कि माता पिता तो उनके अब अलग अलग सेटल हो गए, लेकिन वो जो उनके बच्चे हैं वो इंडिया में रह रहे हैं। अब वो महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर सकते हैं भारत के लिए। तो इनकी नियुक्तियों के लिए एक विशेष प्रावधान है और इनको अलग से, ये इनका जो समुदाय होता है, समुदाय कैसे? जैसे मान लो कि अपने समुदाय है, पारसी है, ईसाई है, जैन है, इसी प्रकार इनकी संख्या भारत में बहुत कम है, लेकिन काफी एजुकेटेड ये कार्य करने वाले होते हैं, तो काफी शिक्षित होते हैं। तो इनके अनुभव लेने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब अगला अधिकार आता है निषेधाधिकार। कौन सा अधिकार? निषेधाधिकार। देखो निषेधाधिकार, मैंने क्या कहा था आपको सीखना है, तो वर्डों को सीखे पहले। निषेधाधिकार देखो, इसको ऐसे करते हैं, निषेध यानी मना करता है। क्या करता है? मना करना। आपने कई बार देखा होगा कि आगे जाना निषेध है यानी मना है, कई बार लिखा मिलता है। तो निषेधाधिकार का अर्थ क्या होगा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में कैसे, कि मान लो किसी प्रकार का कोई विधेयक था,
लोकसभा से स्वीकृति मिली, राज्यसभा से मिली, दोनों से स्वीकृति मिली। अब किसके पास पहुंचा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको मान लो कि अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद कुछ उसमें से अगर कोई प्रकार की उसको राष्ट्रपति को लगती है कि दिक्कतें हैं, तो वापस वह सदन को लौटा देगा। सदन को लौटाने के बाद सदन उस पर चर्चा करेगा, चर्चा कर भी सकता है, नहीं भी करे, लेकिन वापस अगर उसने राष्ट्रपति को भेज दिया सदन ने, तो अब राष्ट्रपति बाध्य हैं कि उसको अनुमति या स्वीकृति प्रदान करनी ही होगी, स्वीकृति प्रदान करनी ही होगी। तो ये बात समझ में आएगी आपको, स्वीकृति प्रदान करनी ही होगी। ठीक है। दूसरी बार में जब पहली बार में भेज सकता है, निषेध नहीं मना कर सकता है कि आप इस पर वापस चर्चा करें, लेकिन दूसरी बार अगर भेज दिया, आपकी संसद ने दूसरी बार भेज दिया, तो राष्ट्रपति को अनुमति प्रदान करनी ही होगी। ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम अध्यादेश। क्या पढ़ेंगे? अध्यादेश। अध्यादेश ये क्या होता है? विशेष आदेश। क्या होगा? विशेष आदेश। आम भाषा में बोले थे इसको विशेष आदेश कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विशेष आदेश। कैसे? मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, तब राष्ट्रपति क्या करता है? एक अध्यादेश लागू करता है। क्या करता है? अध्यादेश। क्या लागू करता है? अध्यादेश। अध्यादेश का यानी विशेष आदेश। यह अध्यादेश उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हमारी संसद ने कानून निर्माण का कार्य किया था, और कानून जो मान्य होंगे संसद के, उसी प्रकार यह भी मान्य होगा। लेकिन इनकी अवधि देखें तो वो अवधि कम होती है, 6 सप्ताहों के लिए, 6 सप्ताह, अधिक से अधिक आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन जब मान लो कि संसद का सत्र शुरू हो रहा है वापस, तो संसद इसको कानून के रूप में परिणित कर सकती है, यानी बना भी सकती है, और उनका अच्छा नहीं लगे तो उसको वापस भी ये हटा सकती है। ठीक है। तो ये हो गया अध्यादेश। अब हम पढ़ लेते हैं विधायी शक्तियां होगी। हम 2 शक्तियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, एक कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति, दूसरे में अध्ययन कर चुके हैं इसकी विधायी शक्ति। तीसरी शक्ति का अध्ययन करते हैं हम, देखना, वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, वित्तीय यानी वित्त। क्या? वित्त। वित्त का अर्थ जितना भी हमारा रुपयों पैसों से संबंधित मामला होगा, कि पैसे आएंगे कितने, जाएंगे कितने, वो सारे की सारी, जिसने फाइनेंशियल सिस्टम कह सकते हो, अर्थव्यवस्था कह सकते हो, जितने भी वो डेवलप होगी, वो किससे होगी? वित्त से होगी। जरूरी भी है। तो वित्त। अब देखिए, अगर मान लो कि आपकी जो लोकसभा है या आपका जो मंत्रिमंडल है, अगर आप वो मान लो कि भारत सरकार है, भारत सरकार मान लो किसी प्रकार का खर्चा करना चाहती है, या मान लें कि किसी प्रकार का जनता पर टैक्स आरोपित करती है, तो उसके लिए उनको स्वीकृति किससे लेनी होगी? राष्ट्रपति स्वीकृति लेनी होगी। यानी राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने के बाद ही आप टैक्स लगा सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं, एक आपने नाम सुना होगा, बजट। क्या नाम है? बजट। बजट सुना होगा? बजट। बजट का हम आमतौर पर वर्ड देखें तो आय और व्यय का ब्यौरा है। आय और व्यय का क्या है? ये ब्यौरा है। आय और व्यय का ब्यौरा, यानी आय कहां से होगी हमारी और हमारा खर्चा कहां से होगा, ये चीजें इसके अंदर आती है। बजट वैसे देखें तो हमारे संविधान में इस वर्ड का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है बजट का। कैसे नहीं है? कि ये वर्ड हमारे यहाँ पे आया कैसे? जब हम इंग्लैंड या कह सकते हो ब्रिटेन के उपनिवेश में थे, तब वो इस वर्ड का उपयोग लेते थे। इसका अर्थ होता है, मतलब अंग्रेजी भाषा में कहे तो एक, जिसे आपके ब्रीफकेस कहते हैं, ब्रीफकेस यानी जो आपका सूटकेस आता है चमड़े का बनाए, उसके अंदर आय का ब्यौरा रखते थे। लेकिन इस साल जो हमारी वर्तमान सरकार है, भारत सरकार, उसने क्या किया है, इस चमड़े का, ये चमड़े का बना होता था पहले, किसका बना होता था? चमड़े का। चमड़े का एक थैला होता था, उससे हम कहते थे, चमड़े का थैला होता था पहले, जिसको हम क्या कहते थे, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह होते थे, बजट कहते थे। लेकिन अब हमारी भारत सरकार ने क्या सुविधा शुरू की है कि बजट लाया जाएगा लेकिन चमड़े के थैले में नहीं लाया जाएगा। कैसे लाएंगे? हम अब की बार जो हमारी जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको एक भारतीय संस्कृति को वापस अपनाते हुए चमड़े को हटाकर लाल कपड़े में लपेटकर और लाया गया था, और आय और व्यय का ब्यौरा था।
अब आय व्यय का ब्यौरा, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद हमारी जो वित्त मंत्री है वो खुद या अपने अधीनस्थों के माध्यम से संसद के सामने रखती है और फिर सरकार जनता पर टैक्स आरोपित कर सकती है या कह सकते हो कि आय के सोर्सेज बना सकती है। ठीक है, तो ये होगी विधायिक वित्तीय शक्तियां। कौन शक्तियां होंगी? वित्तीय शक्तियां। तो हम 3 शक्तियों को पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका का प्रशासनिक शक्ति, विधायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। चौथी शक्ति हम पढ़ेंगे आपकी कौन शक्ति? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों की बात करें, न्यायिक शक्ति नाम से स्पष्ट है, न्याय। क्या राष्ट्रपति न्याय के बारे में भी कोई कार्य करता है? बिल्कुल करता है। कैसे? न्याय के बारे में राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है? वैसे देखें तो आमतौर पर न्याय का कार्य करने का किसका कार्य है? हमारी न्यायपालिका। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर अपने बारे में कह सकते हो कि राष्ट्रपति यहां पर अपनी विवेकपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करता है। कैसे? देखें कि अगर बात करें तो आपकी जो न्यायपालिका है वो अपने नियम खुद बनाती है। ध्यान रखना, हमारी संसद न्यायपालिका के नियम नहीं बनाती है, बाकी सारे नियम हमारी जो आपकी व्यवस्थापिका है वो बनाती है, लेकिन न्यायपालिका अपने नियम स्वयं बनाती है। लेकिन वो मान्य कब होंगे? जब भी हमारे राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को मान लो कि किसी प्रकार की सजा हो चुकी है, मान लो कि उसको फांसी हो चुकी है, फांसी किस प्रकार की सजा सुना दी है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उसकी सजा को कम किया जा सकता है, बदला जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। 3 वर्ड कॉम्बिनेशन, बदला जा सकता है। इसका अर्थ कि उम्र कैद को आप फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हो, उम्र कैद को 7 साल 5 साल जो भी उनकी व्यवस्था है। दूसरा स्थगित, यानी मान लो कि आज देनी है तो उसको महीने भर के लिए आप आगे डेट कर सकते हैं। तीसरा मैंने वर्ड काम में लिया था कि स्थगित यानी समाप्त कभी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इसकी हो सकती है। ठीक है, तो अपना ये पहला पार्ट पूरा होता है जिसके तहत हमने 4 प्रकार की शक्तियां देख ली हैं, समकालीन शक्तियां। अब दूसरा पार्ट में शुरू कर रहा हूं इसका, संकटकालीन शक्तियां। कौन शक्तियां? संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां नाम से स्पष्ट है, संकटकालीन शक्ति। संकट यानी जब हमारे देश में कोई संकट हो तब राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य करता है। आमतौर पर सीधी सीधी भाषा में बात कहें तो संकटकालीन शक्तियों में क्या होता है? सामान्यकालीन शक्तियां हमने पढ़ चुके हैं। संकटकालीन शक्तियों में यानी पूरे देश को इस संकट से बचाने के लिए सारी की सारी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं एक जगह केंद्रीकरण होगा इसका। अभी तो क्या है? विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियां बंटी हुई हैं, स्वायत्ता है, सभी राज्यों को अलग है, ग्राम पंचायतों को अलग है, नगर पालिकाओं को अलग है, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। लेकिन जब हमारे देश पे कोई संकट आता है, संकट में बताऊंगा कौन कौन सी कितने प्रकार की। ठीक है, तो संकट जब आता है तब क्या होगा कि हमारी जो जितनी भी प्रकार की अलग अलग प्रकार से स्वायत्ता प्रदान इकाइयां हैं उनका एक जगह केंद्रीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? केंद्रीकरण। और फिर उनकी कमान किसके हाथ में रहेगी? राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। तो संकटकालीन शक्तियों के अंदर हम पढ़ेंगे, देखो उद्घोषणा, किसकी घोषणा किस प्रकार होती है, उद्घोषणा। तीसरा पढ़ेंगे व्यवहार, व्यवहार में कैसे प्रयोग में लाई जाएंगी, और प्रयोग उद्घोषणा यानी घोषणा कैसे की जाएगी। तीसरा व्यवहार में, यानी व्यवहार में कैसे है, देखने में तो दूसरी हो सकती है और व्यवहार दूसरी हो सकती है। तीसरा प्रयोग कैसे होगा, देखिए। अब बात करें तो उद्घोषणा राष्ट्रपति ने करें। हमारे यहां पर 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां काम में लेता है राष्ट्रपति। शुरुआत कर देते हैं हम पहले, जिसके बारे में बात करें 352। कौन सी? 352। ये संकटकालीन शक्तियां, सशस्त्र विद्रोह होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर, यानी हमारे देश के अंदर मान लो कि किसी प्रकार से
कोई विद्रोह हो गया, क्या हो गया, विद्रोह हो गया। पहले ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था इसका नाम, पहले इसका नाम चेंज था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में, किसमें, 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में इसका नाम क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह। क्या किया गया था, सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि इस शक्ति का कई बार क्या करती है कि जो अपनी कार्यपालिका है अनुचित लाभ ले लेती है। आपने सुना भी होगा, चर्चा में भी रहता है काफी, कि एक बार इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उस समय 1975 में इन्होंने शक्ति का प्रयोग करते हुए जो पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया था, पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया था, और जो उनके विरोधी थे उनको क्या कर दिया था, कारावास में डाल दिया गया। तो उसके बाद में दूसरी सरकार बनती है, वो 44वां संविधान संशोधन लाती है, जिसके तहत अनेक प्रकार के संशोधन होते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह, यानी अगर कोई शस्त्र के साथ, इसके साथ शस्त्र के साथ विद्रोह करता है तब ही यह आपातकाल लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आई बात समझ में। पहला, अब इसका अनुच्छेद भी याद करना है आपको, 352, आर्टिकल कौन सा, 352। कैसे याद करेंगे, देखो, सशस्त्र विद्रोह की घोषणा या आपातकाल की घोषणा करता कौन है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। कितने साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, 5 साल का। कितने साल का, 5 साल का। अब संकट कितने वर्ड हैं, 1 2 3, यहां पर भी कितनी संख्या है, 3 और 5। अब आगे सशस्त्र विद्रोह। अब 2, इस संख्या को आप कैसे याद करेंगे कि ये चीजें हो सकती हैं 3 5 2, यानी शस्त्र। मान लो कि अगर कोई हथियारों से लड़े, 2 हथियार लेके, तब 352, ठीक है। तो ये सशस्त्र विद्रोह कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गई पहली चर्चा। दूसरी बात पढ़ते हैं हम। दूसरी शक्ति इसकी होती है, चौक ले लेता हूं मैं एक बार फिर से। दूसरा आर्टिकल आपको याद करना है संकटकालीन शक्तियों में ही, अनुच्छेद 356। कौन सा याद करना है आपको, अनुच्छेद 356। 356 क्या कहता है, देखो, 356 कहता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, राज्य में क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बला है, नहीं। तो देखिए, राज्य में संविधान तंत्र किस प्रकार से फेल हो सकता है कि मान लो हमारा संविधान है, उसने सभी के लिए व्यवस्था की है कि आपका क्राइटेरिया ये होगा, ये होगा। हमने बात भी कर चुके राज्य सूची वगैरह जितने भी। अब होता क्या है कि आमतौर पे क्या होता है कि अब कोई राज्य मान लो कि वहां की कार्यपालिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके, नागरिकों के हित में कार्य न करके अपने हित में कार्य करे, तब राष्ट्रपति को यह अंदेशा हो या राज्यपाल सूचना देता हो कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र फैल हो चुका हो, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या कर देता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देती है। अब होगा क्या, तब क्या होगा कि राष्ट्रपति की घोषणा होने के बाद में उस राज्य का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में हो जाएगा। किसके नियंत्रण में, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। और वहां पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य न करते हुए वहां पर कार्य कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। तो आई बात समझ में। इसको भी याद करना है, आर्टिकल वापस वही 356। 5 आपको याद वैसे हो गया, 3 हो गए याद, 6। तो मान लीजिए का 6 कैसे याद करना है आपको, 6 का आपको ट्रिक बता देता हूं, 6 कैसे याद करना है कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है तो 5 के एक आगे संख्या बनानी है आपको। किसके, 5 के आगे एक संख्या बनानी। कितनी बनानी है, 1। 5 + 1 6। आप वैसे दूसरे तरीकों से भी याद कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये है, आप याद कर सकते हैं। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की बात होगी, यानी किसी राज्य में मान लो कि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, तंत्र फेल हो गया, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम दूसरा आर्टिकल कह सकते हैं 360, अनुच्छेद 360। ये तीन प्रकार के हैं। 360 ये कहता है वित्तीय आपातकाल। क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल क्या कहता है
जब हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो हमारे देश में राष्ट्रपति इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करता है। तब मान लो कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या मान लो कि जितनी भी अर्थव्यवस्था है उन पर सीधा नियंत्रण शक्ति किसका रहता है? राष्ट्रपति। फिर जितनी भी प्रकार की मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए या मान लो जितनी प्रकार के जितने भी जो भी फैक्ट होंगे अर्थव्यवस्था संबंधित उनको कंट्रोल कौन करेगा? फिर राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपातकाल मैंने बता दिया आपको। दोबारा बता देता हूं मैं आपको। 300 सबसे पहले पढ़ा था हमने 352, उसके बाद पढ़ा था 356, उसके बाद पढ़ा था हमने 360। 352 में हमने जिक्र किया था सशस्त्र विद्रोह का। किसका किया था? सशस्त्र विद्रोह का। और उसके बाद में बात की थी हमने 356 के बारे में। 356 के अंदर बात क्या हुई थी? राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर। राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर 360 हमने पढ़ लिया। वित्तीय आपातकाल की घोषणा। किसकी? वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारी ये आर्टिकल हो चुके। हमने ये बातें पूरी कर ली है। अब राष्ट्रपति के बाद का सेशन हमारा शुरू करते हैं हम। राष्ट्रपति के बाद में एक प्रमुख पद है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 63 के तहत इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 63 के तहत इसकी व्यवस्था है। हमने कल जिक्र भी कर लिया किस प्रकार से क्या व्यवस्था है इसकी प्रकार की। अब देखो उपराष्ट्रपति कैसे कार्य करता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य उपराष्ट्रपति का नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, उससे पहले हम इसका निर्वाचन देख लेते हैं। निर्वाचन निर्वाचन किस प्रकार से होगा? इसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से वापस निर्वाचक मंडल कौन होगा? वही निर्वाचक मंडल रहेगा जो राष्ट्रपति के लिए था। कौन कौन सा निर्वाचक मंडल रहेगा? आपकी रहेगी राज्यसभा प्लस लोकसभा, और इसके अंदर इंक्लूड क्या करेंगे हम? राज्यों के विधानमंडल, राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडल। संघ शासित विधान मंडल, ये सारे हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ये फिर इनका चुनाव करेंगे। ठीक है, और आमतौर पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। कितना होता है? 5 साल का। अब दूसरी चीज, राष्ट्रपति हमने पढ़ चुके हैं, हम संसद के अंदर हमने इंक्लूड किया था इसको। आपके जो व्यवस्थापिका थी उसके अंदर हमने देख लिया। अब उपराष्ट्रपति का एक अलग कार्य देखे कैसे। वापस व्यवस्था वापस पढ़ते हैं, परदेश युद्ध की व्यवस्था। सेम वही प्रोसेस है, महाभियोग इस पर भी उसी प्रकार लगाया जाएगा जिस प्रकार से राष्ट्रपति में हमने लगाया था। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं हम दूसरी कि इसका कार्य क्या होगा। कार्य क्या होगा? सर्वप्रथम बात, राज्यसभा का पदेन सभापति रहेगा। ये क्या रहेगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति। आई बात समझ में? राज्यसभा का पदेन सभापति का अर्थ यानी सबसे पहले यही इंक्लूड होगा। अब मान लो राज्यसभा में कोई डिबेट चल रही है, राज्यसभा में कोई संख्या चल रही है। मान लो राज्यसभा, ये राज्यसभा, ये काल्पनिक मान रहा हूं मैं अभी। मान लो संख्या थी 100। दूसरा कार्य बताता हूं। मान लो कि कोई निर्णय देना था इसको, लेकिन अब क्या हो गया,
उपराष्ट्रपति के अलावा बता रहा हूं मैं आपको। देखो कि मान लो कोई एक मुद्दा था, उस पर मान लो पक्ष और विपक्ष दोनों में मान लो कि बराबर बराबर मत हो गए। अब इस उपराष्ट्रपति को अधिकार है कि वह यहां पर निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, निर्णायक मत दे सकता है, ये इसका कार्य है। और ये इसका पदेन सभापति होता है, किसका? राज्यसभा। किसका? राज्यसभा का। ठीक है, तो आज हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम किस किस के बारे में? शुरुआत हमने राष्ट्रपति की थी, राष्ट्रपति से की थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, उसके कार्य वगैरह, राष्ट्रपति की शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों में हमने बांट के देखा था। इस प्रकार हमने चर्चा करके फिर हम आए उपराष्ट्रपति पे। दोनों पदों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया और पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, हमने शुरुआत की थी। और अब छोटे छोटे टॉपिक जो मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूं, अच्छे से देखना समझना। राष्ट्रपति को अधिकार होता है लोकसभा को भंग करने का। किसको अधिकार होता है? राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का। अब आप कहोगे सर बताइए कि अब तक कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है? कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है? समय से पहले कितनी बार भंग हो चुकी है? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। याद रखना, कितनी बार हो चुकी है? 9 बार। समय से पूर्व भारत में अब तक 9 बार लोकसभाएं भंग हो चुकी है। आए बात समझ में? ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं आप तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करें। और जितने भी कोई परेशानी हो आपको तो आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट में आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं और आप अपना टॉपिक कौन सा चाहते हैं वो हमें बताएं, इसके आगे हम क्लासें जारी रखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।